जब तुम सपनों में आते। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? मैंने तुझे 50 मरतबा मना किया ना, वो मेरी बहन है, मेरी बहन से दूर रहना साले। साला साला तो मैं तुझे बनाऊंगा। क्या बोलता है? अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में देता है क्या? तू अपनी औकात देखा है तू? अब मैं तुझे अपने परिवार के जैसे मानता हूँ और तू बार बार वही हरकतें करता है। चल निकल निकल यहाँ से। अरे दोबारा मेरे बीच में आना नहीं। अरे क्या हुआ क्या? अरे इसको समझाओ, इसको मैं अपने घर के जैसा, अपने परिवार के जैसा मानता हूँ। ये साला मेरी बहन पर नजर रखता है। बाहर की गंदगी बाहर रख, समझा ना? निकल यहाँ से। देख लूंगा तुम दोनों भाई बहन को ना, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम अरे लोगों को। निकाल, फिर देख लेना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हरी ने तो आरिफ को ग्रुप से निकाल दिया होगा। भाई साहब, हरी के लिए तो उसका ग्रुप ही परिवार जैसा है और वो किसी के बिना नहीं रह सकता था। और आरिफ ने भी दूसरे दिन माफ़ी मांगी तो हरी ने भी उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी तुम्हें कांटेक्ट करे तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। मिष्टी, हमारी मेहनत रंग ले आई, पर तुम्हें पक्का याद है ना, यही घर है तुम्हारा? हाँ, यही है। तो फिर जाओ और मुझे माफ कर देना। जो कुछ भी हो उसे भूल जाना। तुम नहीं आओगी दीदी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। तुम जाओ। हेलो, ठीक है सर, सांगली से फोन था। वहां एक बच्ची किडनैप हुई थी, जिसे एक बौनी लड़की वापस घर छोड़ के गई है। बौनी लड़की? देशमुख, ये इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम की हो सकती है, जाके पता करो। सर तुमने तो डरा ही दिया। चलो अब मुझे अपने साथ ले चलो। मिस्टर सेन गुप्ता। यस? आपसे कुछ बात करनी। देखो सर, ये है मेरी बेटी मिष्टी। इसकी माँ नहीं है सर, मैंने ही इसे माँ का प्यार दिया। कुछ दिन पहले बर्थडे पार्टी में एक इवेंट था, उसकी मैनेजर थी सोनम, वो इसे कल रात को यहाँ छोड़ के गई सर। मिष्टी, मिष्टी, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तुम यहाँ आई कहाँ से? कैसे पहुंची यहाँ आप? वो दीदी, कौन दीदी बेटा? वो तो चली गई। मेरी बच्ची। चल बेटा अंदर चल। सोनम, बेटा तुम्हें पता है तुम्हें उठा के कौन ले गया था? क्या वो इनमें से कोई था? मुझे कौन ले गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन सोनम दीदी ने मुझे घर छोड़ा था। सर दरअसल कुछ दिन पहले मिष्टी का 8th बर्थडे था। हम लोगों ने घर में ही एक छोटा सा ऑर्गेनाइज किया था। एक इवेंट कंपनी को बुलाया था प्रोग्राम के लिए, ताकि ये खुश रह सके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिष्टी। अच्छा ओके ओके मिष्टी बेटा, देखो सबको बहुत तेज भूख लग रही है, अब जल्दी से केक कट करो। मैं भी केक नहीं काटूंगी। क्यों? मैं पहले सबके साथ फोटो खिंचवाऊंगी। ठीक है, आज बर्थडे गर्ल की सारी बात मानी जाएगी, जल्दी से फोटो खिंचा लो।
अच्छा, इन दिनों में आपको फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? नहीं सर, ऐसा कोई कॉल नहीं है। ठीक है। हाँ देशमुख, आइए सर, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इधर देखो, लाश पड़ी है। हेलो चिल्ड्रंस, आप लोगों को पता है आज हम आप लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखाएंगे जिसे देख के आप सबको बहुत मजा आने वाला है। अरे कहा ना मैंने आई। नहीं नहीं नहीं, सोनम बेटा, शादी नहीं करनी है मुझसे और इस लड़के से तो बिलकुल नहीं। अगं मग कुणाशी लग्न करायचंय तुला? अरे पहले अपने आप को देख। अरे ये तीसरा रिश्ता लाई थी मैं तेरे लिए। अगर तू शादी नहीं करेगी तो इस घर में नहीं रहेगी, समझी? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो नहीं रहना मुझे इस घर में। जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के। बेटा सोनम, पर उससे शादी नहीं। सोनम बेटा। तो उसकी शुरुआत करते हैं हरी से। नाक कटा के रख दिए तूने। एक तो 6 इंच का पैदा हुआ और सिर्फ 2 इंच बढ़ा, और अब ये नौटंकी करके बाप दादा की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। तू मर क्यों नहीं जाता? मर जाऊंगा मैं, अब मुझे जीना भी नहीं है और ऐसे घर में मैं रहना भी नहीं चाहता हूँ जहाँ इंसान को उसके मन से नहीं तन से तोला जाता है। जा रहा हूँ मैं, और याद रखिए यहाँ पे कभी इस घर में मैं वापस नहीं आऊंगा। हाँ मत आना। अब बारी है आरिफ की। आजा मेरी मैना, अरे आजा ना। एक दिन ना ढेर सारे पैसे लेकर आऊंगा और तुझे उठा के ले जाऊंगा इस पिंजरे से आजाद करके। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आने वाली है जो लेकर आ रहे हैं विठल। चाहे कितना भी पैसा लगे मैं लेकर आऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन तेरा इलाज कराऊंगा। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। दूसरों के ऐब, दूसरों की खामी को खोजते हुए हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता। हम सब की जिंदगी में अक्सर ऐसे मकाम आते हैं जब हमें हीन भावना का शिकार बनाया जाता है। हमारी कमजोरियों, हमारी खामियों को उछाला जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। इंसान को कद काठी, रंग रूप, हैसियत और धर्म के तराजू में तोला जाता है, और ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि किसी के अंदर हीन भावना के बीज को बोकर हम उसकी आत्मा को खोखला कर रहे हैं, उसके घाव को कुरेद रहे हैं। जिंदगी एक संघर्ष है जहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लड़ाई, जिनका संघर्ष कभी नहीं खत्म होता है। आइए सर,
यहीं पे मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस बच्चे की लाश अलमारी के अंदर देखी। बॉडी को बाहर निकाल। हो साइड। ये तो बौना आदमी है। तलाशी लो। सर। तुम आसपास सर्च करो। सर के पीछे चोट लगी। बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ हाथ में कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में? शेख जरा देखो क्या लिखा हुआ। साहब है चाहता और आरिफ बागवान लीला है, शायद इसका ही नाम हो। सर ये देखिए। शायद इसे यही मारा गया और इसकी लाश को घसीटकर वहां अलमारी में छुपाया गया। लेकिन एक बौने की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? दोस्ती या दुश्मनी कद देखकर नहीं होती देशमुख। पर सवाल ये है कि ये बौना यहाँ आया क्यों होगा। इसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ और देखो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या। जी सर। मिष्टी, मिष्टी, पानी। हाँ। दादा मैं पानी। हाँ। मिष्टी उठो, लो पानी। क्या हुआ इसे? ठीक तो है? कुछ नहीं, प्यास लगी थी। हाँ? सर उस लाश की शिनाख्त हो गई है। उसका नाम आरिफ बागवानी था। उसके रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। पुलिस उसे छोटी मोटी चोरी के केसेस में ढूंढ रही थी। ये रहता कहाँ था? सर उसके माँ बाप और भाई का पता चल गया। वो लोग सांगली में विजयनगर की मस्जिद वाली गली में रहते हैं। चलो। ये आरिफ बागवान का घर है? जी साहब, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या आरिफ का कत्ल हो गया? पता था साहब मुझे, जिस रास्ते पे वो चल रहा था ना, उसका यही अंजाम होना था एक दिन। मतलब? नौकरी के लिए बहुत धक्के खाए साहब उसने, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। फिर तंग आकर उसने अपना दिमाग गलत कामों में लगा लिया। जाने क्या चलता था उसके दिमाग में। हर रोज एक नया बखेड़ा। और उस दिन तो भाई, पुलिस थोड़ा संभाल लेना भाई। आरिफ कहाँ पे? अंदर है साहब। चल चल बाहर। अरे छोड़ो ना, चल। अरे छोड़। आरिफ को क्या समझ के रखा है? एक दिन ऐसा काम करूंगा ना कि देख के संग रह जाओगे। चल। अरे बैठ जाओ ना साहब, रुको ना। फिर उसके बाद वो कभी लौट के घर नहीं आया साहब। और ये सब तो सिर्फ उसके बाहर के कारनामे थे। घर के अंदर भी वो अपनी काली करतूतों से कभी बाज नहीं आता था। क्या झांक रहा अंदर? क्या झांक रहा था? हाँ? बाप ये बता रही काली करतूतें तूने घर में भी शुरू कर दी। मैं फालतू दोस्तों के साथ रह के घटिया आदमी बन गया था वो। किन लोगों के साथ घूमता था वो? साहब ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन वो सादिक कुरैशी के साथ बहुत घूमता था। सादिक कुरैशी? जी साहब। कहाँ रहता है? मोबिनपुरा में। ठीक। देशमुख
आरिफ का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो हो सकता है उसका कत्ल उसी के किसी बुरे काम की सजा हो। उसके इस दोस्त सादिक कुरैशी को थाने बुला, देखे उसने दोस्ती निभाई है कि दुश्मनी। सर नहीं चल सकती, मुझे नहीं चलना। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो मिष्टी, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस थोड़ा सा और वो देखो वो जगह है ना, बस वहाँ चलते हैं, फिर सो जाना तुम, फिर वहाँ पे अच्छे से आराम कर लेना। साहब अपन को काय को बुलाया साहब? अपन ने क्या किया है साहब? आरिफ के बारे में क्या जानता है? आरिफ साहब वो बटला? हाँ वही, हत्या हो गई उसकी। हत्या? लेकिन साहब 1 हफ्ते पहले ही मुलाकात हुई थी उससे मेरी। आजकल आरिफ किन कामों में लगा हुआ था? किन लोगों के लिए काम करता था? वो 3-4 बौने लोगों के साथ पार्टी में कुछ गाने बजाने का काम करता था साहब, और उससे पैसा भी मिलता था। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं था? अरमान सबके होते हैं साहब, वैसे आरिफ के भी थे। कोई लड़की उसे भाव नहीं देती थी, लेकिन वावला हो गया था वो, इसीलिए उसे अड्डे पे लेकर गया था साहब। पिछले कुछ दिनों से आरिफ का आना जाना था वहाँ? नहीं साहब, आजकल तो प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसके ऊपर शादी करके घर बसाने का भूत सवार था साहब। उसकी ग्रुप की लड़की एक सोनम, उसके साथ शादी करना चाहता था, उसकी ही छाइट की। उस ग्रुप का मालिक कौन है? ये लोग रहते कहाँ हैं? बौने लोगों का ग्रुप है साहब, हरी, विठल और सोनम। ठीक है, जा सकता है, पर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। ओके साहब। आरिफ का क्रिमिनल पास था, कहीं नई नई लड़कियों के चक्कर में तो कांड नहीं हुआ है? उस लड़की सोनम से मिलो, देखो क्या जानकारी हाथ लगती है, पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन निकालो। सर बेरोजगारी की वजह से आरिफ गलत रास्ते पर चल पड़ा था। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? जब हम किसी को ठुकराते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोग अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। उनके अंदर पनप रही हीन भावना उन्हें समाज से विद्रोह करने पर मजबूर करती है। हम बिना किसी की काबिलियत को परखे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये काम उससे नहीं होगा, वो इस काम के लिए उचित नहीं है। कहीं ऐसा करके हम उन्हें कुचलने, अपमानित करने या उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित करने में भागीदार तो नहीं बन रहे? क्या आरिफ की हत्या भी ऐसी ही किसी विकृत सोच की श्रृंखला की कड़ी थी? कुदरती खामियों से जूझते इस इंसान की हत्या भला कौन कर सकता था? केस अनोखा था और सवाल कई थे जिनके जवाब ढूंढती पुलिस हर खुलासे से हैरान थी। दीदी मुझे बहुत ठंड लगती है। हाँ इसे ओढ़ लो और फिर आपकी ठंड एकदम छू हो जाएगी। देखो आग जलाई है ना दीदी ने, अब ठंड नहीं लगेगी, सो जाओ। अरे साहब, माता तो बड़ी बड़ी बोल के गया था मुझे ले जाएगा इस पिंजरे से उड़ाकर, लेकिन उसके बाद ना ही वो आया और ना ही उसने फोन उठाया। इसकी 3 प्रिंट आउट निकालो। सर आरिफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया। उसकी मौत 20 नवंबर को रात 2 और 3 बजे के बीच हुई। इसके अलावा उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो अपने घर वाले और सादिक के अलावा और 3 लोगों से बात किया करता, हरी, विट्ठल और सोना। ये ताज्जुब की बात है कि इन तीनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। एक साथ तीनों के नंबर्स का ऑफ होना मतलब साफ है, या तो इनमें से किसी ने या फिर तीनों ने मिलकर ये कांड किया है। इन तीनों से मिलना पड़ेगा, इनके फोन नंबर से इनके एड्रेस निकलवाओ और पूछताछ करो। उस कोठे से कुछ पता चला? सर कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आरिफ वहाँ पिछले कुछ दिनों से नहीं गए और ना ही वहाँ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आरिफ को कोई मार दे। हेलो, ठीक है, उन्हें हमारे थाने में भेजिए। देशमुख, आरिफ केस में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आने वाली है। साहेब माझा नवरा विठ्ठल 2 दिन से गायब है साहब, फोन भी नहीं लग रहा उनका। मुझे पता चला है कि उनका साथी आरिफ उसका कत्ल हो गया है साहब। मैं ये शिकायत उधर करने गई थी, उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया साहब। ये रहा साहब उनका फोटो। आप इन सबको पहचानती? हाँ हाँ साहब, मैं पहचानती। ये हरी है साहब, ये आरिफ है साहब, हाँ माझा नवरा है साहब, और उसके बाजू में जो लड़की है ना साहब वो सोनम है। ये सब लोग ना बर्थडे पार्टी में नाच गाने का काम करने जाते थे साहब। इन सब का आपसी रिश्ता कैसा था? मतलब आपस में कोई झगड़ा या कोई अनबन? सबका तो पता नहीं साहब, पर एक बार ना
तुझे ज्यादा काम करता हूँ तो पैसा चाहिए। कुछ काम नहीं करते। अरे करे तू, अरे तू जाना। नर्मदा जी, आपके पति के दोस्त आरिफ की हत्या हुई है और आपका पति विट्ठल लापता है। हो सकता है इस हत्या में आपके पति का हाथ हो। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं साहब, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते साहब। उस आरिफ को तो ग्रुप के मालिक हरी ने मारा होगा साहब। क्यों? क्योंकि हरी जो है ना, सोनम को अपनी बहन मानता था साहब, और जो आरिफ है ना, वो सोनम के पीछे पड़ा था साहब। और हरी कभी नहीं चाहता था आरिफ जैसे लड़के से उसकी शादी हो जाए। मेरे पति को ढूंढिए साहब, ये जो हरी का कार्ड है साहब। ठीक है, आप जाइए। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो हम आपको इत्तला करें। बस थोड़ी दूर है। दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए खाने का कुछ बंदोबस्त करते हैं। दीदी नहीं चल सकते हम अब। तुम यहाँ रुको, हम अभी कुछ करते हैं। क्या है? दीदी आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। वो मेरी छोटी बहन है ना, बहुत भूखी है। ठीक है, रुको। ये लो। हेलो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। ये तो हरी है। सर, इसी पत्थर से सर कुचला गया। एक एक करके इस ग्रुप के लोगों का मरना किसी बड़े खेल का इशारा है। पहले आरिफ, अब हरी, पर कोई ऐसे लोगों का दुश्मन क्यों होगा भाई? आरिफ मर चुका है। हो सकता है कि सोनम और विट्ठल का चक्कर चल रहा है। उन दोनों ने इसे मार दिया और फरार हो गए। हो सकता है कोई इनके ग्रुप का ही दुश्मन हो जो एक एक करके इनको मार रहा है। पता करो इनके ग्रुप का कोई दुश्मन या कॉम्पिटिटर था और विट्ठल और सोनम की तलाश और तेज करो। सर, लगता है घर पे कोई नहीं है। हरी पाटिल, सोनम कुदमकर। सुनिए। हाँ साहब। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ सर, मैं वर्ती तीसरा मारा रहता हूँ। ये हरी और सोनम कहाँ हैं? सर रहते तो यही है, हरी और सोनम, पर पता नहीं बहुत दिन से देखा नहीं। आप इन लोगों को पहचानते हैं? हो ना साहब, ये हरी है और ये सोनम है साहब, ये भाई बहन है। एक मिनट साहब, एक हफ्ता पहले और एक कांड हुआ था। अरे अकल वकल नहीं आ रही थे? अबे साले बहुत पिटेगा, इतनी मार मारेंगे ना कुत्ता बना देंगे तुझे। आप पहचानते हैं उन लोगों को? मैं नहीं पहचानता उनको। और कोई आदमी जो हरी और सोनम के बारे में कुछ जानता हो? साहब वो वॉचमैन के साथ हरी की बहुत जमती थी। कहाँ है वो, बुलाइए उसे। सर वॉचमैन 2 दिन के लिए मुंबई गया है, आते ही आपके पास भेजते हैं। आरिफ की मौत की वजह यही झगड़ा हो सकता है। हो सकता है कि वो गुंडे आरिफ ने ही भेजा और हरी ने बदला लेने के लिए आरिफ को मार दिया। अगर भाई बहन के चक्कर में आरिफ की जान गई है तो विट्ठल कहाँ है और हरी को किसने मारा? सर, बिल्डिंग के नेम प्लेट में हरी ने सोनम को बराबर का दर्जा दिया और आरिफ के बैकग्राउंड को जानते हुए शायद उसने सोनम के साथ कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से हरी ने आरिफ को मार दिया। देशमुख, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इनमें से किसी एक का हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है। सोनम और विट्ठल, इनकी फोटो सर्कुलेट करवाओ, इनके फोन सर्विलेंस पे डालो, इस पूरे एरिया में इनके बारे में पूछताछ करो और इनके ग्रुप के कॉन्ट्रैक्टर को खोजो। सर,
बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता। कहने को तो ये पौने थे, लेकिन जो घट सर, हाँ सर आपका शक सही निकला। वो बौनी लड़की सोनम ही थी जिसने मिष्टी को उसके घर छोड़ा था। और सर आपने उस दिन नर्मदा के दिए गए बयान पे गौर किया? उसने कहा था कि हमारी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए हम दोनों मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे सब इलाज के लिए। तो मुझे लगता है कि विट्ठल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिष्टी को किडनैप किया ताकि विट्ठल मिष्टी को अपनी बीवी की गोद में डाल सके। अगर इन लोगों ने मिलकर मिष्टी को किडनैप किया तो सोनम ने वापस लाके छोड़ा क्यों? शायद पकड़े जाने के डर से। देशमुख, मुझे ऐसा लगता है कि नर्मदा अपने पति विट्ठल के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती है। पता लगाओ। सर। हाँ देशमुख। हाँ सर, आपका शक सही निकला। नर्मदा के घर पे ताला लगा हुआ है। ये नर्मदा विट्ठल के साथ मिलकर कहीं भागने के चक्कर में है। अपनी टीम को अलर्ट करो, इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है और इनके घर पे भी नजर रखना। जी सर। चलो। विट्ठल की बीवी नर्मदा किसी के साथ ऑटो में बैठ के जा रही है। हाँ, तुम उसका पीछा करो और ऑटो का नंबर मुझे भेज दो। ओके सर। जीवनी रोड ले चलो। उतरा खाली, उतरा खाली। ये विट्ठल। ओ साहेब, साहेब ये आमचीच मुलगी है साहब। सीप में मोती की तरह हम देश की परवरिश की थी, लेकिन इसकी तकदीर के आगे हमने हार मान ली। हाँ साहब, लेकिन उसने हार नहीं मानी साहब। भले ही वो कद में छोटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे साहब उसके। आई बाबा। अरे ये बक। आई आई तुला माहिती आहे काय झालं? मैं पास हो गई। अगं काय सांगतेस काय? आई, मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर लिया। अरे वाह, छान। और अब देखना, मेरा भी एक बुटीक होगा, सोनम बुटीक। बाप होने के नाते मैं ही शादी के लिए जिद कर रहा था उसे, लेकिन वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी साहब। ये बहुत अच्छा लड़का है। कैसे अच्छा है आई? हाँ, ऐसे लड़के से शादी कर लूं ताकि मेरी संतान भी मेरी ही तरह हो, जो खुल के जी भी ना सके। नहीं आई, मैं पहले फैशन डिजाइनर बनूंगी और अपने सपने पूरे करूंगी, उसके बाद एक अच्छा लड़का देख के शादी करूंगी। देख सुनो बेटा, तू जैसा चाहती है ना वैसा लड़का नहीं मिलेगा तुझे। हे बक सोनम, अगर तू शादी नहीं करेगी तो इस घर में नहीं रहेगी, समझी? तो नहीं रहना मुझे इस घर में। जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के। सोने बेटा। मेरी बच्ची। संभालिए अपने आप, आप जा सकते हैं। कद में छोटे हो, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं तूने। जो भी बोलना सच बोलना, क्योंकि झूठ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं मैं। सारा किया दरा उस हरी का है सब। अपने बाप से लड़कर वो यहाँ आया, अपना ग्रुप बनाया, फिर उसने हमें उसके ग्रुप में शामिल कर दिया। फिर एक दिन हाँ दोस्तों, आज हम मजा आ गया भाई। आज अपना प्रोग्राम एकदम सक्सेस हो गया भाई। ये काम 11 दिन तक नहीं खींच सकते, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें पैसे कितने मिलते हैं? क्या मतलब पैसे कितने मिलते हैं? हरी भाऊ, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। तुमने हमको सहारा दिया, आपने ग्रुप में शामिल किया, लेकिन ये काम ज्यादा दिन नहीं खींच सकते। फिर तुम लोग करोगे क्या? भीख मांगोगे या फिर से वही चोरी चकारी करोगे? अरे हरी भाऊ, तुम समझते क्यों नहीं? भाई सीधा बात का ना सीधा जवाब दिया कर। अपन लोगों को ना तेरे साथ काम नहीं करने का तो नहीं करने का, समझा? चल। अरे भाऊ, नहीं परवड़ता हमको ये काम। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम लोग।
दादा, ये आरिफ ने ही विठल के दिमाग में भूसा भरा होगा। लेकिन कितने मुश्किल से मैंने इस ग्रुप को बनाया और ये लोग चंद पैसों के लिए इस ग्रुप को तोड़ने पे लगे हुए। दादा, मैं समझाऊंगी उन्हें। हाँ, आप भावुक क्यों हो रहे हैं? कुछ भी हो जाए, मैं इस ग्रुप को टूटने नहीं दूंगा। ये सब मेरे बाप दादाओं के पुश्तैनी खजाने हैं। पूरे हॉल में बक्से भर भर के ऐसे खजाने गड़े हुए हैं। चलो और निकालते हैं। हाँ, जल्दी करो। ना 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 ना, बस ये खजाना अभिशापित है। अभिशापित? इसको ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों? इसके लिए हम सबको पहले एक लड़की की बलि देनी होगी। बलि? और बलि के लिए हमने मिष्टी को उठा लिया। हम मिष्टी की बलि देने ही जा रहे थे, उतने में वहां सोनम आ गई। मर! अरे क्या कर रहे तू? क्या कर रही है? ये सब क्या पागल बने? देख नहीं रही हो? उसकी बलि चढ़ा रहा हूँ। आप होश में तो हो? सूरज, इस बच्ची को उठाओ और अभी ले चलो। अरे मजनू, छोड़ उसे। अरे छोड़, यहाँ से। तू बीच में मत पड़। मत पड़। छोड़ दे मेरे को। नहीं, छोड़ दे मेरे को। आरिफ और सूरज की हाथापाई में आरिफ की जान चली गई और हम वहां से भाग निकले। मेरी बदकिस्मती मेरी कद से भी ज्यादा बड़ी है विट्ठल। मैंने ये सब झूठ बोला था सिर्फ तुम सबको अपने साथ रखने के लिए, ताकि एक अपराध के डर से तुम सब मेरे साथ में रहो। कोई सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और वो बने, अरे वो सब झूठ था, एक नाटक था। अरे झूठ बोला। मैं बहुत बुरा किया हमारे साथ। चल पुलिस के पास। पुलिस के पास जाने से पहले मुझे बता, कहाँ है वो खजाना? अरे कुछ बता, कहाँ है खजाना? है तो तेरी बलि जाएगी। हमारे लालची सपनों ने मेरे दोस्तों की जान ली साहब। देशमुख, बोल बोल। सोनम से मैं प्यार से बात करता था, वो मुझे पसंद करने लगी थी। उसके सपनों का नॉर्मल आदमी नहीं था, वो मेरे अंदर अपना जीवन साथी ढूंढ रही थी। सोनम ने मुझे बताया था कि हरि के पास खजाना है। मैं उसके बातों में आ गया, तो मैंने तय किया कि मैं पहले खजाना लेके जाऊंगा। आरिफ के मरने के बाद सोनम भी मिष्टी को लेके चली गई। हरि और विठल भी चले गए। मैं उन दोनों को ढूंढ रहा था साहब। तभी मैंने नर्मदा को बोला कि अगर तुम्हें फोन आए तो मुझे बता देना। तभी विठल ने नर्मदा को कांटेक्ट किया और उसने मुझे बताया साहब। मैं वहां पहुंचा, हरि ने मुझे खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और सोनम ने बलि की बच्ची मिष्टी को घर छुड़ाई थी, इसलिए मैंने उसकी बलि ली। हाँ, सोनम को मार के मैं रास्ता देख रहा था कि कहीं से तो खजाना ऊपर आए, पर क्या मालूम पहले से ही हरि ने खजाना निकाल लिया होगा। हाँ। अब फांसी के फंदे पे लटकते हुए ढूंढना खजाना।
कहने को तो ये कत्ल की वारदातों का सिलसिला था, लेकिन इस अपराध की जड़ क्या थी, कौन जिम्मेदार था और क्यों घटे ये अपराध? हरी का बोला एक झूठ इतने बड़े अपराध की शक्ल इख्तियार कर गया। सवाल ये नहीं है कि उसने झूठ क्यों बोला, सवाल ये है कि उसे किस बात ने झूठ बोलने पर मजबूर किया। सगे और खून के रिश्तों से अपमानित और ठुकराए जाने के बाद हरी ने अपने जैसे ही लोगों को अपना परिवार मान लिया। सोनम के रूप में उसे बहन और विट्ठल और आरिफ के रूप में उसे भाई मिल गए थे। अलग अलग रंग और धर्म के होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया, सम्मान दिया। लेकिन जब ये परिवार टूटकर बिखरने पर आया तो उसने गलत कदम उठा लिया। आरिफ को काम मिल जाता तो वो शादी करके सेटल हो जाता। सोनम का हाथ किसी अच्छे आदमी ने थाम लिया होता तो उसकी जिंदगी गुलजार बन जाती। विट्ठल और नर्मदा को किसी ने सहारा दिया होता तो उनके जीवन में भी खुशियां आ सकती थी। हरी के पिता ने अगर हरी को समझा होता तो वो अपने हुनर से अपना नाम रोशन कर सकता था। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें हर किसी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का आदर करते हुए ही एक कुशल समाज बनाना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।